हेलो फ्रेंड, दिस इज मनीष। वेलकम टू सर क्लासेस। सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को, प्रेस करें बेल आइकन को ताकि सही समय पर आपको वीडियो मिल सके। आज के इसमें वीडियो में मैं बात करूंगा बीसीएफ 2008 के बारे में, जिसको बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क कहा जाता है। तो ये एनसीएफ 2005 के अनुसार ही था, लेकिन ये हर एक स्टेट को अपना एक करिकुलम बनाने का अधिकार होता है। उसी प्रकार से बिहार एक ऐसा राज्य था, पहला राज्य, जो बीसीएफ 2008 बनाई थी। तो इस वीडियो में मैंने आपको लोगों के लिए कंप्लीट नोट्स इजी एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड कर रहा हूं, इसलिए आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, फ्रेंड के साथ शेयर करें। बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करूंगा बीसीएफ 2008 के बारे में, यानी इसको बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क कहा जाता है। तो जब एनसीएफ 2005 बना तो उसके बाद हर एक स्टेट को, यानी हम लोगों को मालूम है कि जो शिक्षा है उसको कंकरेंट लिस्ट में डाला जाता है, यानी समवर्ती सूची में। तो कंकरेंट लिस्ट में होने की वजह से हर एक राज्य की ये अधिकार हो जाता है कि वो अपना एक करिकुलम बना सकता है। तो एनसीएफ 2005 जब बना, यानी हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो था, ठीक है, तो उस 1986 में जो बना था उसको फिर संशोधित कर 1992 में जो बना, उसके बाद एक एनसीएफ बना 2005 में, जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट था एनसीएफ 2005 जो एक फ्रेमवर्क बनाता है टीचिंग स्टाइल को, करिकुलम को, कि क्या आपको पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है ना, क्या बच्चों को किस सब्जेक्ट को लेकर, किस स्टाइल में पढ़ाना है। इस सारी स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है, जो पूरी केंद्र सरकार पूरी भारत में, उसके लिए जो एनसीईआरटी बनाती है एनसीएफ 2005, उसी प्रकार से बिहार में एक बीसीएफ 2008 बना। जिस प्रकार से एनसीईआरटी एनसीएफ 2005 बनाता है, उसी प्रकार से बीसीएफ यानी बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क को एससीईआरटी बनाता है। ठीक है ना। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य था, जैसे कहने का मतलब बिहार एक पहला राज्य था जो बीसीएफ बनाया था, यानी बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क 2008 बनाया था। ठीक है। तो बीसीएफ स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ब्रीफ समरी हम लोग एनसीएफ के बारे में जान लेते हैं। तो एनसीएफ जो बना था वो 1975 में पहला एनसीएफ आया था, है ना। फिर उसके बाद 1988 में एक एनसीएफ आया था, फिर उसके बाद आया था 2000 में आया था, फिर उसके बाद 2005 में आया था। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ राइज होती है कि 2005 ही क्यों इंपॉर्टेंट थी, 2000, 1988, 1975 क्यों इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 1975, 1988 और 2000 जो आपको बिहेवियर प्रिस्ट साइकोलॉजी पे डिपेंड था, बिहेवियरिस्ट जिसको बोलते हैं, बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट पर जिसको डिपेंड था। लेकिन 2005 जो था ये बेस्ड था कंस्ट्रक्टिविस्ट पर, यानी ये बात करती थी बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है, यानी कंस्ट्रक्शन, उनके माइंड को ऐसा कंस्ट्रक्ट करना है कि जो बच्चा क्या कर सके, एजुकेशन गेन करने के बाद कुछ करके, उनके पास एक स्किल आनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे फिर लर्निंग बाय डूइंग करके। ठीक है ना। तो ये सारे इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता था, ठीक है, हो गया था। तो इसी को लेकर इसमें हम बात करेंगे। ठीक है। और एनसीएफ 2005 का ये भी था कि जो स्लोगन था लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी जो बोझ था, यानी जो बैग था उसको लेस करना था, नेसेसरी और कंपलसरी बुक्स को कैरी करके ले जाना है, उसको पढ़ने के लिए। तो बोझो जो काफी हैवी बैग्स थे उसकी वजन को कम करना था, है ना। और जो रोट लर्निंग थे वो सारे रोट लर्निंग को खत्म करनी थी। दूसरा, जो कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हैं, बीच में जो गेम नहीं होते हैं, गेम का पीरियड्स नहीं है ना, या फिर ब्रेक नहीं है, तो ये सारी चीजों को खत्म करना था एनसीएफ में। और यहाँ पर एक मैं और बात बता दूं कि यहाँ पर बात कही गई थी कि जो प्राइमरी यानी इनिशियल स्टेज होता है, प्राइमरी जो एजुकेशन होता है, उसको तो मदर टंग में देना ही था, साथ ही साथ इंग्लिश पर भी जोर दिया गया था। यानी एनसीएफ 2005 में कहा गया था कि इंग्लिश 1 क्लास से होनी चाहिए। अब आज हमारा जो बनेगा एनसीएफ 2020, उसमें इंग्लिश का जो जोर दिया जाएगा
वो आपका 6 क्लास से दिया जाएगा। तो ये सारे अंतर हम जब एनसीएफ 2020 या 2021 बन जाएगा तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एनसीएफ 2005 में इंग्लिश को भी जोड़ दिया गया था, यानी मल्टी लैंग्वेज पर बल दिया गया था, ठीक है ना। मल्टी लैंग्वेज में बच्चा अगर 2 लैंग्वेज जानता है तो तीसरा लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, या फिर कम्युनिकेट करने के लिए तीसरा लैंग्वेज सीखना, यानी मल्टी लैंग्वेज को बढ़ावा करने के लिए, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर तो उसी प्रकार से बीसीएफ में भी इंग्लिश पर भी जोर दिया गया था। और इसमें जो मतलब बीसीएफ बनाने के पीछे मेन जो रीजन था कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है, वास्ट डाइवर्सिटी कंट्री, यहाँ पर मतलब हर एक स्टेट का अपना एक जियोग्राफिकल, अपना एक स्टेट्स, अपना एक कंडीशंस होता है ना, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, कास्टिजियम, ये सारे फैक्टर करते थे। इसीलिए मतलब स्टेट ने एक बोला कि हमें अपना एक करिकुलम बनाना पड़ेगा, अपने स्टेट का अलग एक करिकुलम होना चाहिए, जिस हिसाब से हम अपने छोटे अगर मान एक स्टेट अपना करिकुलम उस हिसाब से ज्यादा अच्छे से क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है। ये सारे सोच विचार कर विषय बनाया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि द सोसाइटी एंड इकोनॉमिक ऑफ बिहार पासिंग थ्रू अ प्रोलॉन्ग्ड फेजेस ऑफ ट्रांजिशन इन विच एजुकेशन कैन बिकेम an important factor of social transformation, desirable direction broadly outlined in the Indian Constitution। या जो सोसाइटी एंड इकोनॉमिक ऑफ बिहार जो था वो काफी मतलब प्रोलॉन्ग फेजेस में, तो कह सकते हैं कि इसकी डेवलपमेंट काफी कम थी। जिस समय ये कानून एनसीएफ बन रहा था उस समय की मैं बात कर रहा हूँ कि ये काफी मतलब इकोनॉमिकली, और बोला जाए कि ये बोल सकते हैं आप कि जो एजुकेशन में भी बिहार काफी पिछड़ा हुआ था। इस सारे पॉइंट को देखते हुए यहाँ पर बोला गया कि बिहार को एक अपना करेगा। तो बिहार एक ऐसा राज्य था कि जो फर्स्ट बीसीएफ बनाया था, ठीक है। अब ये भी जो एनसीएफ 2005 जो बना था उसमें 10+2+3 जो कोठारी में भी बात कही गई थी, 1986 में भी बात कही गई थी। अब ये एनसीएफ 2005 में भी जो यशपाल कमेटी का चेयरमैन थे यशपाल जी, एनसीएफ 2005 का, लेकिन बीसीएफ जो बना था उसमें भी यही 10+2+3 यानी 10 तक बेसिक, उसके बाद 10+2, उसके बाद ग्रेजुएशन, इस तरह से बात कही गई थी। इस सिस्टम को फॉलो होना चाहिए। अब जो मतलब ये एनसीएफ जो पहला जो एनसीएफ है, सॉरी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी जो एजुकेशन के लिए जो पॉलिसी है बनी थी इंदिरा गांधी के समय में 1968 में बनी थी। उसके बाद उसी को संशोधित करके 1986 में सेम कंडीशन था, फिर उसके बाद आपको उसमें ऐड किया गया कुछ संशोधन करके 1992 में, ठीक है। एजुकेशन, आप सबको पता है कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन से ही हम अपनी सारी प्रॉब्लम को, अपनी सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। तो एजुकेशन इन इंडिया स्टैंड एट द क्रॉस रोड टुडे, बिहार बीइंग अ मोस्ट नोटेरियस केसेस। तो मतलब अब बिहार के संदर्भ में ये बोला जाए कि बिहार को डेवलपमेंट करने की जरूरत है, एजुकेशन से शिक्षित करने की। यहाँ तो हैवी पॉपुलेशन की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, और यहाँ पर जो बिहार बीइंग अ मोस्ट नोटेरियस केसेस, यहाँ पर बहुत मतलब कह सकते हैं खतरनाक या फिर बदनाम किया जा रहा था। उस हिसाब से यहाँ की एजुकेशन, रूरल एरिया में रहने वाले लोग काफी मतलब पॉपुलेटेड, डेंस पॉपुलेटेड होने की वजह से काफी पिछड़े हुए थे, ठीक है। तो हैव अ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी मतलब पुअर था। सोशल सर्विस, द ग्रोथ ऑफ आवर पॉपुलेशन इज वेरी हाई, बिहार की जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो काफी ज्यादा थी। इसके वजह से भी यहाँ पर प्रॉब्लम आता है। नीड टू ब्राउट डाउन सिग्निफिकेंट नेवर कमिंग डिकेट्स, ओके। तो यहाँ पर बात कही गई थी कि भाई जो मतलब ऐसे वुमेन को शिक्षित किया जाए, उनकी लिटरेसी रेट को बढ़ाया जाए, ताकि वुमेन्स भी क्या होती है कि घर की देखरेख करता धरता होता, अगर एक वुमेन अगर शिक्षित हो तो पूरा अपना घर को शिक्षित कर सकती है। तो इसीलिए वुमेन पर जोर दिया गया कि महिलाओं को शिक्षित किया जाए। और जो बीसीएफ जो था, जिस तरह से एनसीएफ को एनसीईआरटी बनाने में हेल्प करता है, मदद करता है, उसी तरीके से स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग यानी एससीईआरटी बीसीएफ को बनाने में मदद करता है। सेवरल स्टेट फॉलोइंग देयर ओन करिकुलम फ्रेमवर्क, हर एक स्टेट का अपना करिकुलम होता है। उसी प्रकार से बिहार का भी एक अपना करिकुलम था। अब बिहार पहला राज्य था जो अपना करिकुलम बनाया था, ठीक है। बिहार का जो करिकुलम तैयार हो गया था 2008 में बनकर, ठीक है। ये एम्फेसाइज करता है जो मतलब एजुकेशन विथ सोशल
condition where children live an important factor of development of individual and the society. It is basically talk of that society can be developed when the majority the member attend school level. इसमें ये बताया गया था कि सोसाइटी में रहने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्कूल से क्या करना है, जोड़ना है. अगर स्कूल से वो जुड़ेंगे, उनकी रिटेंशन होगा, तो क्या होगा कि बच्चे जब शिक्षित होंगे तो वो क्या होगा, पूरी समाज को शिक्षित कर सकते हैं ना. और ज्यादा मेजोरिटी वाले जब स्कूल में आएंगे तो लोग उसके देखकर और भी लोग आएंगे. तो इस तरह से बात कही गई थी. यहाँ क्लास, वैसे क्लास को स्कूल से जोड़ना था जो शिक्षा नहीं ग्रहण करते थे, जैसे छोटे छोटे क्लास SC ST हो गए, ये सारे चीजों को यहाँ जोड़ना था. स्कूल हैज बिकेम वैल्यू ट्रांसफॉर्मेबल हब. School could maximize the opportunity to transformation of knowledge in systematic or proper way. BCF 2012 is also focused on the democratic value of equality की बात करती है, justice, secularism, social value and so on. बिहार का जो सोसाइटी है, यानी बिहारी सोसाइटी, हैव अ वास्ट वेराइटी ऑफ कल्चर. अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ रहते हैं, कास्ट के लोग रहते हैं, इकोनॉमिक क्लास एंड आर फॉर इंटायर सोसाइटी टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी. तो सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, इक्वल पार्टिसिपेशन बाय द गाइडलाइन. करिकुलम एम्स ऑफ एजुकेशन, द हायरार्की ऑफ कास्ट, इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चर. बिहार में ज्योग्राफिकल कंडीशंस, इकोनॉमिकल स्टेटस, कल्चरल डाइवर्सिटी, मतलब कास्टिज्म बहुत ज्यादा होने की वजह से ये मतलब छोटी जो क्लास के लोग रहते तो वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे थे. तो वो अब सरकार ने सोचा कि भाई अब वैसे तबके के लोग जो शिक्षा ग्रहण नहीं करे, उन लोगों को भी शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, है ना. और उन तक शिक्षा पहुंचने से समाज का एक उद्धार होगा और सब लोग शिक्षित होंगे और हमारा देश शिक्षित होगा. इस तरह से बिहार ने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था. आज बिहार की लिटरेसी रेट देखा जाए 2020 अभी की बात करें तो अभी यहाँ पर बहुत कम है, मतलब कह सकते बिहार की लिटरेसी रेट बहुत ही कम है. अभी 61.80% है, जिसमें मेल की लिटरेसी रेट 71.20% है. फीमेल की लिटरेसी रेट जो देखा जाए तो 51.50% है. अभी इंडिया की टोटल अगर बोला जाए तो 74% अप्रॉक्स है और केरला में सबसे ज्यादा है, 93 या 94% है. ठीक है, तो इस तरीके से लिटरेसी रेट, वो इंडिया का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट अगर देखा जाए तो केरला की है. तो यहाँ पर और भी प्रॉब्लम थे, जैसे इकोनॉमी, ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम, जैसे उत्तरी बिहार की गंगा ऊपर की बात करते हैं, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, ये सारे जो एरिया थे वो फ्लडेड एरिया थे, है ना. गोपालगंज, छपरा, ये सभी जो फ्लडेड एरिया, जिसके वजह से शिक्षा जगत जो होता है प्रभावित होता है, जिसके वजह से बच्चे मतलब स्कूल में नहीं आ पाते, रिटेन नहीं कर पाते. तो इस सभी को सुधारने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं चलाई थी, जैसे साइकिल योजनाएं, पोशाक योजनाएं, है ना. तो ये सारे योजनाओं के इसकी जो अगर देखा जाए परसेंटेज, तो इससे बहुत ज्यादा सुधार हुआ था. गुणवत्ता, क्वालिटी की यहाँ पर अगर सुधार की बात करें तो क्वालिटी तो सुधार नहीं हुआ एजुकेशन का, लेकिन रिटेंशन, बच्चे का जो स्कूल में आने का परसेंटेज वो बढ़ गया. तो ये सारे चीजों, सरकार का ये भी नीति थी कि बच्चों को ज्यादा स्कूल से स्कूल, मतलब तबके समाज के लोगों को जोड़ना है, जिससे जब वो आएंगे पढ़ने तो उनको फिर रोकना भी होगा, मतलब स्कूल में उस तरह से फैसिलिटी देकर उन्हें रोकने की कोशिश, उन्हें शिक्षा देना है. इस तरह से बात कही गई थी. ठीक है, जो एजुकेशन का गोल होता है, यानी गोल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन जो होता है, आवर नेशनल परसेप्शन, एजुकेशन इसेंशियली फॉर ऑल, है ना. तो द फंडामेंटल टू ऑल अराउंड डेवलपमेंट, मटेरियल, नॉन मटेरियल, इंडिविजुअल एंड सोशल. एजुकेशन हैज ए कल्चरिंग वेल एज ट्रांसफॉर्मेटिव रोल, है ना. एजुकेशन इट रिफाइंस सेंसिटिव एंड परसेप्शन एंड कंट्रीब्यूट सोशल कोहेशन, a scientific temper and independent of mind and spirit. Further, the goal of justice, socialism, secularism, democracy inside our constructions. Education develops manpower of different level of the economy. It is also foundation on which research development flourish, being ultimate guarantee. आप कह सकते हो कि एजुकेशन ही एक ऐसा वे होता है, एक जरिया होता है, जिससे आप एक अच्छा लाइफ, आप खुद एजुकेट होगे तो दूसरे को भी एजुकेट करोगे. दूसरा चीज होता है कि आप जो भी लाइफ में चाहते हो, अच्छा मुकाम पाना, एजुकेशन से ही संभव हो सकता है. आप अपने इकोनॉमिक
को, अपने समाज की इकोनॉमी को, अपने समाज की सिचुएशन को, परिस्थिति को आप क्या कर सकते हो, सुधार सकते हो शिक्षा से, है ना। ज्यादा से ज्यादा शिक्षित बच्चे होंगे, लोग होंगे, तो आपका जो माहौल होगा वो काफी पॉजिटिव होगा और काफी हेल्दी होगा। इस तरह से बात कही गई है। बीसीएफ 2000 मेनली 2 चीजों पर फोकस करती है, उसको हम लोग देख। पहला जो है वो आपका वैल्यू एंड आइडियल्स की बात करते हैं। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी सबका स्टेटस इक्वल हो और सबको अपॉर्चुनिटी समान मिलना चाहिए। फ्रीडम ऑफ थॉट, यानी बोलने की आजादी, एक्सप्रेशन, किसी चीज को एक्सप्रेस करने की आजादी, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये सारी चीज। ऑटोनॉमी ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ थिंकिंग बेस्ड ऑन रीजन, यानी रीजन के, लोकेलिटी के हिसाब से उसको मतलब स्वतंत्रता होनी चाहिए सोचने का, एक्सप्रेशन करने का, बोलने का। ऑटोनॉमी ऑफ एक्शन, फ्रीडम ऑफ चूज, एबिलिटी एंड फ्रीडम डिसाइड टू एबिलिटी एंड फ्रीडम टू एक्ट, यानी आजादी देना, यानी किसी चीज को चूज करने का, उन्हें अपना आजादी देना है कि वो जो चाहे अपना चूज कर सकते हैं, उनका हक होना चाहिए। फ्रीडम टू डिसाइड, किसी चीज की एबिलिटी डिसाइड करने की, उनमें क्षमता डिसीजन लेने की, उनमें खुद एक आजादी देना है। फिर कुछ परफॉर्म एक्ट करने का भी फ्रीडम देना है। इस तरह से बीसीएफ बात करती है। केयर एंड रिस्पेक्ट, आप अपने को भी केयर एंड रिस्पेक्ट देना है, दूसरे को भी रिस्पेक्ट करना है। आप जो भी धर्म मानते हो, जो भी जात से हो, आप खुद को करो और दूसरे को भी रिस्पेक्ट करो। ऐसा नहीं कि आप दूसरे को हेट करो, ऐसा भी बात नहीं कही गई थी। बात बोली गई थी कि सबको रिस्पेक्ट करना। जस्टिस की बात करते हैं तो सोशियली जस्टिस, इकोनॉमिकली जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस होनी चाहिए। अब सेकेंड जो था कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स, इसमें पहला है कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स में नॉलेज बेस पर कि सफिशिएंटली ब्रॉड नॉलेज बेस इनकम्पासिंग ऑल क्रूशियल एरिया, ओके, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ एंड ऑल बेसिक्स वे इन्वेस्टिगेशन एंड वैलिडेशंस ऑफ नॉलेज। दूसरा बात करते हैं सेंसिटिविटी टू अदर, sensitivity to other well-being and feeling coupled with knowledge should form basics of rational commitment of value. Others should include all life form. Rational और critical attitude की बात करता है ये, ठीक है। critical rationality is the only way to autonomy of थॉट एंड एक्शंस। लर्निंग टू लर्न की बात करता है, यानी द फ्यूचर नीड को देखते हुए डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज की डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए कि स्किल्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड इन एडवांस, देयरफॉर एबिलिटी टू लर्न इन न्यू नीड्स अराइज, न्यू सिचुएशन नेसेसरी, यानी जैसा सिचुएशन हो उस सिचुएशन में ढलना है, उस हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाना है, पॉजिटिव रिचार्ज रखनी है, ना कि नेगेटिव में चला जाना है। एस्थेटिक एप्रिसिएशन की बात करता है कि एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट फॉर्म इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना। हमें हमारे कल्चर को आर्ट एंड क्राफ्ट से शिक्षा को क्या करना है, आगे बढ़ाना है, बच्चों को सिखाना है ना। लर्निंग बाय डूइंग की बात कही गई थी, इंग्लिश पर जोर दिया गया था। ये सारी चीजें बीसीएफ में बताया गया था। तो बीसीएफ जो था सिमिलरली एनसीएफ के जैसा ही था, है ना। थोड़ी सी ज्योग्राफिकली, इकोनॉमिकली, कास्टिज्म को देखते हुए यहाँ पर चेंज किया गया था, है ना। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मतलब काफी बोल सकते हैं कि एनसीएफ की सिमिलैरिटी को ही ये फॉलो करते हैं, उसी बेस पर ये बनाया गया था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगेगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और किसी प्रकार के और डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ओके। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें और आप देखते रहें, और आगे जो मैं वीडियो डालता हूँ नोट्स सभी बीएड एग्जाम के लिए, टीचिंग एग्जाम के लिए, सीटेट, स्टेट के भी सब टोटली कंप्लीट और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इसमें डाल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, परेशान होने की जरूरत ना पड़े। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टाटा।